हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वॉल्केनोज। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वॉल्केनो एक इवेंट या फिशर होता है जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है, जिससे होकर कि लावा और जो अन्य वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर आते हैं। वॉल्केनो की प्रवृत्ति या तो वायलेंट हो सकती है या फिर क्वाइट भी हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंट माउंट हेलेंस। जब आखिरी बार इसमें विस्फोट हुआ था तो कई करोड़ों टन इसमें से गैसेस और जो अदर वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हैं वो निकले थे, जिससे आसपास के इलाकों में कई मीटर मोटी की परत है वो जम गई थी। और इसमें एक शांत ज्वालामुखी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है हवाई आइलैंड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हवाई आइलैंड बेसिकली पैसिफिक ओशन में एक द्वीप समूह है जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंडर में आता है, और यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनो को आगे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बेसिकली वॉल्केनो की उत्पत्ति होती कैसे है और वो क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो क्या फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कोई भी वॉल्केनो उत्पन्न होता है या उसके इरप्ट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। बेसिकली इसमें कई सारे टेक्टोनिक फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एस्थेनोस्फीयर में होने वाली हलचल। जैसे कि हमें पता है कि एस्थेनोस्फीयर अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा है जहाँ पर प्लास्टिक या मोल्टन फॉर्म में रॉक्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जब भी उस एरिया में कोई भी हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो वो सबसे वीकेस्ट अर्थ क्रस्ट का सबसे वीकेस्ट पॉइंट को टारगेट करता है। और ये बेसिकली जो मोस्ट ऑफ दी चांसेस इसमें ये होते हैं कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो ओशन फ्लोर पे होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे भी पाए जाते हैं। बेसिकली वॉल्केनो के बारे में और डिटेल में समझने के लिए हमें जो प्लेट बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन है उनको भी समझना होगा। बेसिकली प्लेट बाउंड्रीज किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच का वो एडजॉइनिंग हिस्सा होता है जहाँ पर वो दोनों प्लेटें आपस में आके मिलती हैं। अब चूंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में आके मिल रही हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन या घर्षण होने की संभावना है, और जब कहीं पे घर्षण होता है तो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, और टेम्परेचर राइज करने से कोई भी रॉक जो है मोल्टन फॉर्म में आती है और वहाँ पर एक मैग्मा चैम्बर का निर्माण हो जाता है। तो जब मैग्मा चैम्बर का निर्माण हो जाता है तो उसी कंडीशन में उसके ऊपरी सरफेस पर जो वॉल्केनोज हैं वो बन जाते हैं। यूजुअली मैग्मा जो होता है वो एक चिमनी नुमा संरचना के द्वारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर इरप्ट करता है या अर्थ क्रस्ट के ऊपर आता है, जिसको हम वेंट बोलते हैं। वॉल्केनो को आगे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म होती है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम अभी लावा इस टर्म का यूज़ 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन इसी के साथ में एक टर्म और भी होती है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या लावा है और क्या मैग्मा है, तो ये भी हमें समझना होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लावा को। लावा एक हाईली विस्कस लिक्विड होता है जो बेसिकली मोल्टेड रॉक का बना हुआ होता है। इसमें और मैग्मा में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई मैग्मा जो कि मोल्टन फॉर्म में है, जैसे कि हम बता चुके हैं, अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर फैलता है या अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उस कंडीशन में उसको हम मैग्मा ना कह के लावा कहते हैं। और वही मोल्टेड रॉक अगर सरफेस पे आए बिना ज़मीन के नीचे कहीं या किसी कैविटी में या फिर किसी फिशर में या किसी पाइप में या किसी वेन्स में क्रिस्टलाइज हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको हम मैग्मा कहेंगे। सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है लावा और मैग्मा में। अब वॉल्केनो से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं जिनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था वॉल्केनिक वेंट बेसिकली एक पाइप नुमा संरचना होती है जिससे लावा बाहर निकलता है। इसके अलावा एक क्रेटर होता है। क्रेटर एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली छोटा पहाड़ या छोटा माउंटेन हो सकता है जिसके आसपास में एक पर्टिकुलर स्लोप होता है। जब भी यहाँ से लावा इरप्ट होता है तो वो इसी हिल के थ्रू नीचे की तरफ जाता है जहाँ से लावा निकलता है। क्रेटर और काल्डेरा में डिफरेंस इसके डायमीटर का डिफरेंस होता है। क्रेटर जो होता है वो कंपैरेटिवली काल्डेरा छोटा पाया जाता है। काल्डेरा की विशेषता ये है कि बारिश के सीजन में इस काल्डेरा में पानी भर जाता है और एक नेचुरल लेक डेवलप हो जाती है। सामान्य रूप से वॉल्केनो जो होता है वो इतना फ्रीक्वेंटली इरप्ट नहीं होता है, फिर भी अगर एक्टिविटी के आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है तो वॉल्केनो जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं।
इसमें सबसे पहला होता है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा वॉल्केनो होता है जो हर 2 या 5 साल के डिफरेंस है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, या कंटिन्यूसली उसमें से गैसेस या फिशर में से लावा इरप्शन जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हवाई आइलैंड, जहाँ पर कंटिन्यूसली लावा रिवर जो है वो बहती रहती हैं और उससे कंटिन्यूसली नया सरफेस जो है बनता रहता है। इसके अलावा एक दूसरा इसमें आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो बेसिकली ऐसा वॉल्केनो होता है जो लगभग पिछले 50 या 60 साल या 100 सालों से इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले उसमें एक्टिविटी हुई थी और अभी भी उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी के संकेत मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आना, गैसेस के रिसाव में परिवर्तन आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल हैं। और अंत में एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जिसको हम विलुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो को कहा जाता है जो तकरीबन 100, 50 या 150, 200 साल पहले वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे और वहाँ पर उसके निशान भी पाए गए हैं। निशान कहने का मतलब कुछ इंडिकेशन पाए गए हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के, लेकिन अब वहाँ पर ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। वॉल्केनो के प्रकार के अलावा अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर निकलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो निकलने वाला प्रोडक्ट है वो है गैस और वाटर वेपर। उसके अलावा इसमें लावा निकलता है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मोल्टेड रॉक्स होती हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में बाहर आती हैं, और इसके अलावा कुछ रॉक फ्रैगमेंट्स भी बाहर निकलते हैं। तो एक्टिविटी के बेसिस पर ये 3 टाइप की जो प्रोडक्ट हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं। सबसे पहले गैसेस प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें जो मोस्ट डोमिनेंट गैस होती है वो बेसिकली स्टीम होती है, क्योंकि वॉल्केनो जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है, और जो मैग्मा होता है उसका टेम्परेचर भी लगभग 600-700 डिग्री के आसपास कहीं होता है। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें जो डोमिनेंट प्रोडक्ट होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो गैसेस होती हैं। उन गैसेस में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो होता है वाटर वेपर यानी स्टीम का। स्टीम के अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी प्रचुर मात्रा में निकलती हैं। लिक्विड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें हम, तो इसमें लावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आता है। बेसिकली जो लावा होता है वो कई प्रकार का होता है। उसमें एक एसिडिक लावा होता है। एसिडिक लावा बेसिकली कंपैरेटिव टू अदर वैरायटी ऑफ लावा ये ज़्यादा विस्कस होता है। लावा की अगर वैरायटी की बात करें तो लावा भी 2 टाइप का पाया जाता है, एक एसिडिक लावा और एक बेसिक लावा। बेसिकली यहाँ पर जो एसिडिक लावा होता है वो हाईली विस्कस लावा होता है। हाईली विस्कस लावा जिसमें जिसके टेक्सचर में गैसेस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, और सीधी सी बात है जब किसी भी लिक्विड में गैस या स्टीम का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उसकी जो इरप्टिव पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एसिडिक लावा होता है वो बेसिक लावा के मुकाबले थोड़ा सा कम विस्कस होता है, इसलिए इसकी मोबिलिटी है वो भी थोड़ी कम पाई जाती है। इसलिए इस टाइप के ज्वालामुखी के आसपास का जो वॉल्केनिक वेंट होगा वो काफ़ी हाई राइज होगा। एसिडिक लावा के मुकाबले बेसिक लावा जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस होता है, और इसमें जो फ्लो नेचर है वो ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इसमें जो मोबिलिटी है वो एसिडिक लावा के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इस लावा में जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो थोड़े से साइलेंट होते हैं, या थोड़े से कम एक्सप्लोसिव होते हैं, या थोड़े कम वायलेंट होते हैं। वॉल्केनिक गैसेस और वॉल्केनिक लिक्विड के अलावा वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान सॉलिड पार्टिकल्स भी बाहर आते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स बेसिकली रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है या वॉल्केनिक ब्लास्ट होता है तो उस इम्पैक्ट के साथ में वो आसमान में जाते हैं और ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। इसको हम वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं। ये जब रॉक्स ज़मीन पे गिरते हैं तो ये बॉम्ब्स के फॉर्म में गिरते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद में क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, इसलिए जैसे ज़मीन पे गिरते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल होते हैं। कुल मिला के जितने भी सॉलिड पार्टिकल वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं या ज़मीन पर गिरते हैं उनको हम पायरोक्लास्ट मटीरियल कहते हैं। आकार या साइज़ के आधार पर पायरोक्लास्ट मटेरियल को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे वॉल्केनिक बॉम्ब, लैपिली या सिंडर्स, ऐश और डस्ट। तो सबसे पहले वॉल्केनिक बॉम्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब्स बेसिकली एक फुटबॉल के आकार के वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सॉलिड वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। लैपिली या सिंडर्स की बात करें तो इनका साइज़ एक छोटे बोल्डर्स या ग्रेवल से लेके
पोर्स तक हो सकता है। इन्हें हम लैपिली या सिंडर्स कहते हैं। ये भी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं। वॉल्केनिक ऐश की बात करें तो वॉल्केनिक ऐश जैसा कि पता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर जितने भी ज्वलनशील मटेरियल होता है वो सारे मटेरियल जल जाते हैं और उनके जलने के बाद में जो ऐश बनती है वो उस विस्फोट के दौरान बाहर आती है। तो इस कंडीशन में क्योंकि साइज़ यहाँ पे मैटर करता है, तो 0.25 mm से लेके 4 mm तक के जो पीसेस हैं हम उनको ऐश या राख की श्रेणी में रखते हैं। डस्ट की अगर बात करें तो डस्ट 0.25 mm से जो नीचे के जो साइज के पार्टिकल होते हैं उनको एज अ डस्ट कंसीडर किया जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो डस्ट और ऐश है वो आपस में कंबाइन होकर एक अलग तरीके की रॉक बनाती है जिनको हम वॉल्केनिक टफ कहते हैं। बेसिकली ये एक रॉक होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी कम पाई जाती है। जब गर्म ऐश और डस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरती है तो ये आपस में वेल्ड हो जाती है और इस तरीके से वेल्डेड टफ जो कि एक रॉक है उसका निर्माण होता है। क्योंकि डस्ट और ऐश जो काफ़ी हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरीके से जो वेल्डेड टफ है वो वॉल्केनिक एरिया जो है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या जहाँ पे वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये वेल्डेड टफ जो है फॉर्म होती है। इसके अलावा जो वॉल्केनिक ब्रेशिया या फिर कॉन्ग्लोमेरेट नामक जो रॉक है वो वॉल्केनिक कोन के आसपास ही पाई जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉम्ब्स और जो बोल्डर्स हैं वो आके एक दूसरे के ऊपर इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिरते हैं कि वो एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं और इस तरीके से जो रॉक्स बनती है उसको हम वॉल्केनिक ब्रेशिया या कॉन्ग्लोमेरेट भी कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो कई सारी गैसेस होती हैं वो जो लावा है उनके बीच में ट्रैप हो जाती हैं। इस तरीके से जो ट्रैप गैसेस हैं वो रॉक्स के बनने तक वहीं पर रहती हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थी लावा की, या फिर जो गैसेस है उसको निकलने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से जो गैसियस बबल हैं जो उस रॉक्स में पाए जाते हैं उनको हम वेसिकल्स भी कहते हैं। ऐसे ही वेसिकल से मिलकर एक बहुत ही लाइट वेटेड रॉक बनती है जिसको हम प्यूमिक कहते हैं। प्यूमिक बेसिकली एक रॉक होती है जिसका वेट इतना कम होता है कि वो पानी के ऊपर भी तैर जाती है। ये बेसिकली इसी कारण होता है क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान उसमें इतने ज़्यादा वेसिकल्स आ जाते हैं कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो उसका टेक्सचर है वो सॉलिड होने के बजाय वेसिकुलर टेक्सचर उसका क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जो रॉक बनती है उसको हम प्यूमिक कहते हैं। और प्यूमिक जैसा कि हमें पता है पानी के ऊपर तैर सकती है, ये इतनी हल्की होती है। इसमें एक टर्म और इम्पॉर्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं स्कोरिया। स्कोरिया एक ऐसी टर्म है जिसमें जो वॉल्केनिक बॉम्ब है जब आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लासी फॉर्म में वेल्ड हो जाते हैं तो इनके जो एजेस हैं वो नाइफ की तरह शार्प हो जाते हैं। वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स के बाद में आइए बात करें वॉल्केनिक कोन्स की। जैसा कि हमें पता है वॉल्केनिक कोन्स जो हैं बेसिकली शेप और साइज के आधार पर इनको क्लासिफाई किया हुआ है। ये लावा कोन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सेंटर कोन, दूसरा होता है लावा कोन और तीसरा होता है कंपोजिट कोन। सेंटर कोन की अगर बात करें तो ये बहुत ही स्टीप साइडेड होते हैं और ये फ्रीक्वेंट डिपोजिशन से बनते हैं। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि उससे जो निकलने वाले जो बॉम्ब्स या पायरोक्लास्टिक मटेरियल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आसपास के एरिया में डिपॉजिट्स होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सिमेट्री में, एक पर्टिकुलर साइज में जो कि कोनिकल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उस शेप और साइज में ये वहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाता है। और कई बार इस तरह से बने जो हिल की हाइट होती है वो लगभग 300 मीटर तक हो सकती है और सामान्यतः पैरासिटिक कोन की तरह ही पाए जाते हैं बड़े वॉल्केनो के आसपास। लावा कोन की बात करें तो कंपैरेटिव टू सिंडर कोन ये बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं और बहुत ही कम डिग्री पर इसका कोन बनता है। जो लावा कोन होता है वो लावा फ्लो के कारण बनता है और लावा जैसे कि हम डिस्कस पहले कर चुके हैं जो विस्कस लावा होता है इसमें मोबिलिटी पाई जाती है, इसलिए एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता है। अब जब क्योंकि ये इकट्ठा नहीं हो पाता है तो ये बह जाता है। तो इस कंडीशन में जो कोन बनता है उसको हम लावा फ्लो कोन कहते हैं और इसके हिल का जो इंक्लिनेशन कोन है वो 10 या 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। अब बात करें कंपोजिट कोन की तो ये जो कोन होते हैं वो बेसिकली अल्टरनेट लेयर के बने होते हैं। इसमें कुछ लेयर सिंडर की भी पाई जाती हैं और कुछ लेयर इसमें लावा फ्लो की भी पाई जाती हैं। बेसिकली इसमें स्टेप जियोमेट्री होती है इसमें अल्टरनेट लेयर पाई जाती है पायरोक्लास्ट मटेरियल की।
कंपोजिट कोन की जो सिमेट्री होती है यूजुअली काफ़ी स्टीप पाई जाती है। कंपोजिट कोन को जो बनाने वाला मैग्मा है वो बेसिकली रायोलाइटिक टू एंडेसिटिक नेचर का होता है, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है। जिन वॉल्केनोज में इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, लेयर बाय लेयर जिसमें डिपोजिशन पाया जाता है, उनको बेसिकली हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। स्ट्रेटो वॉल्केनो का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इटली में पाया जाने वाला वेसुवियस। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कई बार के इरप्शन के बाद में बना है। आइए वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। बेसिकली इरप्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है सेंट्रिक इरप्शन और दूसरा होता है फिशर इरप्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रिक इरप्शन। सेंट्रिक इरप्शन एक ऐसा इरप्शन होता है जिसमें जो लावा इरप्शन होता है, जो लावा का जो फ्लो होता है वो एक वेंट से होता है। और इस टाइप का इरप्शन जिन भी वॉल्केनो में पाया जाता है उनमें बेसिकली क्रेटर और वॉल्केनिक कोन भी पाया जाता है। और इस टाइप के जो वॉल्केनोज होते हैं उनमें कई सारे पैरासिटिक कोन्स भी पाए जाते हैं। पैरासिटिक कोन्स बेसिकली ऐसे छोटे छोटे क्रेटर्स या वेंट होते हैं जो एक ही मेन सेंट्रल वेन से जुड़े होते हैं, जिनसे इनको लावा सप्लाई होता है। एटना ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें इस टाइप का इरप्शन पाया जाता है और इनसे लगभग 200 पैरासिटिक कोन्स बने हुए हैं। क्वाइट स्ट्रेंज। फिशर इरप्शन की बात करें तो ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के वॉल्केनोज में पाया जाता है। इस इरप्शन में लावा इरप्शन से जो कवर होने वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अब चूँकि ये जो फिशर इरप्शन होता है बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है और बहुत मोटे लेयर भी बनाता है, तो इस तरीके के जो फॉर्मेशन बनती है उसे हम ट्रैप कहते हैं, जिससे सेंट्रल इंडिया में पाया जाने वाला बेसाल्ट प्लेटू और डेक्कन ट्रैप इरप्शन उसी का एक एग्जाम्पल है जो कि सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जिसका कवरिंग एरिया लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। और कई सारे महासागरों में जो ओशन फ्लोर है वो भी इसी टाइप के इरप्शन से बनी हुई है। वॉल्केनिक इरप्शन कई बार बहुत ज़्यादा साइलेंट भी होते हैं और कई बार इतने वायलेंट या इतने विस्फोटक होते हैं कि इससे कई शहर के शहर तबाह हो जाते हैं और कई सैकड़ों किलोमीटर एरिया में जो जंगल है वो कहते हैं कि पूरी एक सिविलाइजेशन को ये ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो वॉयलेंसी है, जो इसका जो वॉयलेंट नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है। आगे हम इसी चीज़ को समझेंगे कि इसका जो वॉयलेंट नेचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वॉल्केनो का जो नेचर है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ मैग्मा या कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, दूसरा है इसमें टेम्परेचर ऑफ मैग्मा और तीसरा है इसमें अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस। बेसिकली ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिससे किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन या लावा की वॉयलेंसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें जो 2 पहले फैक्टर हैं, कंपोजिशन ऑफ मैग्मा और टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो लावा की विस्कोसिटी को निर्धारित करते हैं। अब लावा की विस्कोसिटी एक वाइटल फैक्टर है किसी भी वॉल्केनो में उसके वायलेंट नेचर के लिए। मैग्मा की विस्कोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है सिलिका कंटेंट में। जिस भी लावा में सिलिका कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा उसमें जो विस्कोसिटी है वो उतनी ही कम मात्रा में पाई जाएगी और इसका कंटेंट जितना कम होगा उसमें उतनी ही जो फ्लूइड नेचर है, जो उसमें मोबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। वॉल्केनो के वॉयलेंस के बेसिस पे भी उनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। तो इनमें जो सबसे पहली कैटेगरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है और इसमें से क्योंकि गैसेस भी ज़्यादा नहीं निकलती हैं और इसका जो लावा है वो एक बहुत ही लीनियंट फ्लो में बहता है, इसे हम कहते हैं हवाइन टाइप ऑफ इरप्शन। हवाइन टाइप इरप्शन के बाद में आता है दूसरा स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ इरप्शन। स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ इरप्शन में बेसिकली जो इरप्शन होता है वो हवाइन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेसिकली इसमें भी जो कोन बनेगा वो इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, इसमें भी कुछ 1 डिग्री का कोन बनता है क्योंकि ये लावा भी बहुत ज़्यादा विस्कस होता है और इसमें भी फ्लो नेचर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है वॉल्केनियन टाइप। बेसिकली वॉल्केनियन टाइप का जो इरप्शन होता है वो कंपैरेटिव टू स्ट्रोम्बोलियन और हवाइन काफ़ी वायलेंट होता है और इससे कई बार सीवियर डैमेज भी हो सकता है। प्लिनियन टाइप के वॉल्केनो में इसका ब्लास्ट इतना तेज़ होता है कि इसका जो क्रेटर है वो ही पूरा गायब हो जाता है वहाँ से, और उसमें जो पायरोक्लास्ट मटेरियल है वो हवा में कई 100 मीटर तक ऊंचाई पे जाते हैं और आसपास के कई किलोमीटर एक ही एरिया में गिरते हैं फिर। तो प्लिनियन टाइप का जो इरप्शन होता है बहुत ही वायलेंट होता है, लेकिन
ये भी सबसे एक्सट्रीम नहीं है, इससे एक्सट्रीम जो होता है उसको हम कहते हैं पिलियन टाइप वॉल्केनिक इरप्शन। तो पिलियन टाइप का जो इरप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। इसमें जो क्रेटर होता है कई बार वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी जगह पे काल्डेरा बन जाता है। इस ब्लास्ट में जो निकलने वाले पायरोक्लास्ट मटेरियल है वो आसमान में कई 100 मीटर तक ऊपर जाते हैं और पूरे आसपास के एरिया में फैल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के वॉल्केनो कहीं ना फटें, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है इसी बेसिस पे इसको नाम दिया है पिलियन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लावा फ्लो की, क्योंकि जब लावा फ्लो होता है तो कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए सरफेस ऑफ लावा की बात करें। तो जो सरफेस ऑफ लावा है वो बेसिकली इसका जो टेक्सचर डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन के ऊपर। और इसके अलावा एक और वाइटल फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है, वो है वेलोसिटी ऑफ लावा ड्यूरिंग इट्स फ्लो। तो इसमें जो सबसे पहला लावा फ्लो होता है वो होता है ब्लॉकी लावा। जो ब्लॉकी लावा होता है बेसिकली रायोलाइटिक कंटेंट के कारण बनता है, क्योंकि रायोलाइट में जो सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसमें जो मोबिलिटी है वो बहुत कम पाई जाती है। अब जब इसमें मोबिलिटी कम होती है तो उसके कारण से ये कहीं आगे मूव नहीं कर सकता, तो वहीं पर ये ब्लॉक के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये ब्लॉक के फॉर्म में इसका क्रिस्टलाइज होना एक ब्लॉकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, तो इसीलिए इस टाइप के जो लावा होता है उसे हम ब्लॉकी लावा कहते हैं। फिर इसके बाद में एक लावा होता है, वो होता है रोपी लावा। रोपी लावा जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि रोप की तरह ये लावा दिखता है। रोपी लावा में जो लावा सरफेस होता है, जो लावा का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, बट ये एक रोप की तरह ट्विस्ट होता है, रूप की तरह घुमा हुआ होता है। इस घुमावदार स्ट्रक्चर के कारण ही इसे रूपी लावा कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक होता है पिलो स्ट्रक्चर, पिलो लावा। पिलो लावा बेसिकली जैसा कि नाम से समझ में आता है, पिलो लावा मतलब तकिए जैसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तकिए जैसे इसमें उभार पाए जाते हैं और ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे पिलो लावा कहते हैं। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये ओशन सरफेस पे पाए जाने के कारण कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक बड़े हो सकते हैं। और सामान्य रूप से ये जो पिलो लावा होता है वो ग्लासी फॉर्म में पाया जाता है और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन क्रिस्टल से मिलके बना होता है। और इस लेक्चर के अंत में हम फाइनली ये देखेंगे कि हमारी धरती के ऊपर वॉल्केनो और जो अर्थक्वेक होता है उनका सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। बेसिकली ये सारे एरियाज जो हैं वो प्लेट के एडजॉइनिंग हिस्से हैं, तो इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो ये एरिया स्पेसिफिकली 4 हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड है उसमें अल्पाइन इंडोनेशियन बेल्ट, थर्ड है द मिड ओशनिक रिज एंड फोर्थ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये 4 जो वॉल्केनिक एरियाज हैं वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी में। कारण सीधा सा है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दुनिया में। और लेक्चर के अंत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि वॉल्केनोज के साथ में हमेशा एसोसिएटेड आपको मिलेंगे, उनमें सबसे पहला है हॉट स्प्रिंग्स, दूसरा है देन गीजर्स और मड वॉल्केनोज। ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जो वॉल्केनिक एरिया के आसपास आपको सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है येलोस्टोन पार्क जो है, वहाँ पर इसमें से अधिकतर एक्टिविटी वहाँ पे पाई जाती है। उम्मीद है आपको वॉल्केनोज के ऊपर बनाया हुआ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी आती है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।